नमस्कार सभी को। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एस्टेट अभी कुछ भी टाइम एस्टेट के लिए नहीं बचा है। तो हम ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, आप सबकी डिमांड पे मैंने एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चंस को बनाया है, एनसीईआरटी को रीड करके ही। तो हम 2 वीडियो लेके आएंगे, एक वीडियो आज और 2 वीडियो और लेके आऊँगी मैं, छोटी छोटी वीडियो, ताकि इनको अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है तो जल्दी अपलोड हो जाए। बड़ी वीडियो अपलोड नहीं होती जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही को रीड करके बनाए हैं और वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑप्शनल नहीं है। मैंने वन लाइनर ही बनाए हैं ताकि थोड़ा जल्दी रिवीजन हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। किस पुरातात्विक स्थल का प्रयोग चूना पत्थर के उत्खनन के लिए किया जाता था? मतलब ये आदि नियंडर घाटी थी जर्मनी में, इसमें ये चूना पत्थर के लिए वहाँ उत्खनन कार्य होते रहते थे समय समय पे। तो ये वहाँ पर क्या मिला था? एक खोपड़ी और अस्थि पंजर भी वहाँ पर मिला था। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये कब लिखी गई थी? कब लिखी थी उसने? ये 24 नवंबर 1859 में। नेक्स्ट है मानव प्रजाति का उत्पत्ति काल माना जाता है, तो ये 360 से 240 लाख ईसा पूर्व, मतलब ये 240 लाख वर्ष है ये ईसा पूर्व का समय मानव प्रजाति की उत्पत्ति का काल माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। वैसे अलग अलग है, हमें बहुत जगह अलग अलग मिलता है, लेकिन हम जो बोर्ड ने इसका आंसर यही सही माना था और इसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। बात करें सबसे पहले जो प्राणी की जो श्रेणियां जैसे जैसे विकसित हुई है समय के अनुसार, तो पहले जो मानव थे उसको प्राइमेट बोला गया, फिर होमिनोइड बोला गया, फिर वानर से आगे इनकी उपजातियां बनती गई होमिनिड। ये जो होमिनिड थे ये 56 लाख साल पहले ही इनका मतलब पता चला था कि 56 लाख साल पहले के मानव हैं ये होमिनिड। होमिनोइड से ही होमिनिड, ये इन्हीं के परिवार से हैं होमिनोइड परिवार से ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है, तो ये 56 लाख वर्ष पूर्व, ये पहले कर चुके हैं, अफ्रीका में ही मिला था ये। नेक्स्ट है वोल्डोवई गोर्ज रिफ्ट घाटी, जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए, वह स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर ये पूर्व अफ्रीका में स्थित है, तंजानिया में। तो ये यहाँ पर ऑस्ट्रोलोपिथिक्स, ये जो इस टाइप के जो मनुष्य था वो पाया गया है यहाँ पे। आस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिणी और पिथिक्स का मतलब होता है वानर। तो ये आप याद कर लेना, देख लेना, इसका कई बार मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है होमो हैबिलिस के जीवाश्म किस स्थान से प्राप्त किए गए थे? तो ये इथोपिया में होमो से, और तंजानिया जो कि पूर्व अफ्रीका में ही पड़ता है, ओल्डोवई गोर्ज जो अभी अभी हम बात करके आए हैं कौन से मानव के वहाँ पर जीवाश्म मिले थे, ये ऑस्ट्रोलोपिथिक्स के मिले थे। नेक्स्ट है त्यागी वस्तुओं की सफाई करने का क्या अर्थ है? तो ये इस प्रक्रिया को अपमार्जन बोला जाता है। ये सभी के सभी एनसीईआरटी की टर्म है, आप ये मत सोचना कि कहीं और से ये क्वेश्चन, पूरा एनसीईआरटी को रीड करके ये सभी क्वेश्चन बनाए गए। नेक्स्ट है अल्टामिरा की गुफा पर बनी चित्रकारियों का ध्यान किसकी बेटी मारिया ने दिलवाया था? जो वहाँ पर खनन का कार्य कर रहे थे, ये एक मतलब मान के चलो कभी किसान ही थे जिनकी वहाँ पर वो खनन का काम कर रहे थे, कुछ खुदाई कर रहे थे। तो ये मार्सिलिनो सेंस दी सउतुओला थे। ये गुफा थी स्पेन में। कई बार पूछा जाता है कि अल्टामिरा की गुफाओं का संबंध किस देश से है, तो ये स्पेन से है। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो कि गुफा कहाँ से थी, ये स्पेन से थी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार हम एनसीईआरटी को पढ़ते हुए इग्नोर कर देते हैं और वहीं से क्वेश्चन उठ जाता है। चित्र यहाँ पर जब वो गुफा की खुदाई कर रहे थे, तो तब उसकी जो बेटी थी मारिया, उसने उसके पिताजी को मतलब बोला था कि देखो दीवारों पर जो गुफा की जो दीवारें थी उन पर चित्र बने हुए थे, तो उसने इशारा किया था उसके पिताजी की तरफ। तो वहाँ पर जब सर्च हुई तो बहुत सारे जीव जंतु जानवरों के जो फोटो थे वहाँ पर मिले, जिसमें घोड़ा, हिरण, गेंडे, शेरों, भालुओं, तेंदुओं और लकड़बग्घों के चित्र वहाँ पर मिले। नेक्स्ट है लेस्कोक्स और सोवे की गुफाओं का संबंध किस देश से है? तो ये फ्रांस से है। ये भी कई बार पूछ सकता है कि इन गुफाओं का संबंध किससे है, तो फ्रांस देश से है। नेक्स्ट होमोसेपियंस का उदय कहाँ से माना जाता है? तो होमोसेपियंस का उदय हम जानते हैं भी जो अफ्रीका से माना जाता है। और प्रारंभिक मानव के विकास काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रागैतिहासिक काल है। ये जो आदि मानव से रिलेटेड जो क्वेश्चन 1-2 बार भी आए हुए हैं और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बनते थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप एक बार फास्ट उसमें करके इन सबको रिवाइज मार लेना जल्दी जल्दी, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, ध्यान से नहीं करते तब हमारे गलत होते हैं। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया से जो क्वेश्चन
उसमें बनते हैं, तो हमने एनसीईआरटी को ही रीड करके ये भी बना। स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच में फली फूली थी? तो ये दजला और फ्रात, टिग्रिस और यूफ्रेटस, ये इराक में पड़ती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो आज अगर हम उसके क्षेत्र की बात करें तो ये मेसोपोटामिया के क्षेत्र में पड़ती है, इराक के क्षेत्र में पड़ती है मेसोपोटामिया आज वर्तमान में। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई, तो आप इसको देख लेना। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोस मीन्स होता है मध्य और पोटेमोस मीन्स होता है नदी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। ये यूनानी भाषा का शब्द है, ये याद रखना बस। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो जो मेसोपोटामिया के जो स्थायी लोग थे, जो मूल निवासी थे वहाँ के, उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो सुमेरियन थी। फिर जब धीरे धीरे मेसोपोटामिया में जो खानाबदोश जाति के लोग थे, जो मतलब चरवाहे थे, एक प्रकार से अपने पशुओं को चरवाने आते थे, तो धीरे धीरे उनका आगमन होता है। फिर नई नई भाषाएं मेसोपोटामिया के क्षेत्र में बोली जाती है। फिर उसके बाद ये अकादियन भाषा भी आती है, जब अकादी लोगों का मतलब वहाँ पर आते हैं, वो खानाबदोश जाति जब वहाँ पर वो आते हैं, धीरे धीरे ये सारी प्रोसेस होती हैं कि पहले वो अपने पशुओं को चराने के लिए आते थे, फिर बाद में धीरे धीरे यहीं बस जाते हैं और अपना एक राज्य बना लेते हैं। लेकिन ये अत्याचार नहीं करते लोगों के ऊपर, ये नॉर्मल जिस तरीके से पहले वहाँ पर शासन चल रहा था उसी तरीके से अपना शासन चलाते हैं। बात करें और फिर 1000 BC के बाद अगर आज से समय की बात करें तो 1000 BC पूर्व मतलब ईसा पूर्व व्यापक रूप से जो भाषा मेसोपोटामिया के क्षेत्र में बोली गई वो अरमाइक थी। आज से ये मान के चलो, अगर आज के समय की बात करें तो ये लगभग 3000 वर्ष पूर्व की बात है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट, जो कि एक बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें मेसोपोटामिया को किस नाम से पुकारा गया? तो ये सिमार से पुकारा गया। इसका नाम सिमार से। सिमार क्या होता है? सुमेरी ईंटों से बने शहरों की भूमि को क्या बोला जाता है? सिमार बोला जाता है। जो सुमेरी ईंटों से बनी भूमि थी, ये मेसोपोटामिया ही भूमि थी जिसको सिमार बोला गया, बाइबल में बोला गया इसको ये। नेक्स्ट है, वारकासीर्स का संबंध मेसोपोटामिया के किस नगर से और कब पाया? ये कब पाया? वारकासीर्स कब पाया और इसका मेसोपोटामिया के किस नगर से इसका संबंध है? तो हम बात करें स्टार्टिंग में, जब मेसोपोटामिया की सभ्यता की जब इसमें खोज होती है कि कब कैसे कैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था, तो खोज के दौरान पाया जाता है कि जो उरुक और उर नगर थे ना, ये मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन नगर हैं। फिर बाद में जैसे जैसे खानाबदोश जनजाति यहाँ पर आती है, आक्रमण करती है, तो धीरे धीरे अलग अलग शहरों का विकास भी इसमें होता है उनके द्वारा। तो ये वारकासीर्स, ये एक महिला के सिर को सफ़ेद संगमरमर से तराशा गया था, तो उसकी फोटो भी एनसीईआरटी में दी गई है। ये उरुक नगर में पाई गई थी, जो कि मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर है। इसमें 3000 BC पहले ये मिली थी। मतलब इसकी जो समय मिली नहीं थी, मिली तो उत्खनन कार्य जो मतलब अब मान के चलो ये 1840 के आसपास उत्खनन कार्य मेसोपोटामिया में हुआ था। इसका टाइम पीरियड माना जाता है कि ये उस समय की है, जो वारकासीर से जो वहाँ पे मिला है। एक मतलब महिला के सिर को सफ़ेद संगमरमर से उसमें तराशा गया, वो मिला वहाँ पे ढांचा उसका। तो उरुक में बात करें तो जो वहाँ के जो शक्तिशाली शासक थे ये एनमरकर थे, और उसके बाद गिलगमीस ये शासक हैं, इंपॉर्टेंट शासक हैं। अगर पूछ ले कि क्वेश्चन में कि उरुक के जो शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे? शक्तिशाली शासक जिसने ज़्यादा विस्तार किया अपने साम्राज्य का वो तो थे गिलगमेश। और गिलगमेश के समय पे ही एक महाकाव्य भी लिखा गया था, गिलगेमेश के नाम से महाकाव्य लिखा गया था। ये एनमार्कर शासक थे और उसके बाद गिलगमेश आए थे। फिर बात करें जिगुरात किसे कहते हैं? जिगुरात किसे कहते हैं? ये मंदिर में सीढ़ीदार जो टावर होते थे ये उनको कहते हैं। इनका संबंध जुगरात, जो मंदिर में टावर थे सीढ़ीदार, उनको जुगुरात बोला गया है, मंदिरों में होते थे। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भी इसका संबंध किससे है, मंदिर ऑप्शन में हो तो मंदिर भी आप लगा सकते हो। ये सीढ़ीदार टावर होते थे वैसे मंदिरों के अंदर। ये किस नगर से थे? उर नगर से थे। उरुक नगर के बाद उर नगर का मतलब विकास हुआ था। तो अगर पूछ ले कि जो मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन नगर थे तो ये उरुक नगर था सबसे प्राचीन, फिर उसके बाद उर। ये मान के चलो कि बहुत लंबे समय पहले के शहर हैं, लेकिन इनका जैसे जैसे उत्खनन कार्य हुआ तो पता चला कि उरुक सबसे पुराना नगर था मेसोपोटामिया का, और उसके बाद उर। और फिर धीरे धीरे जब खानाबदोश जनजाति यहाँ पर आती हैं, जो स्टार्टिंग में अपने पशुओं को चराने के लिए आते थे इस क्षेत्र में, ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, ये मान के चलो कि ये
इराक के क्षेत्र में फैली थी, इराक में। तो आज जो इराक है उधर उस इलाके में फैली थी। तो यहाँ पे चारों तरफ से जो मतलब वैसे तो मान के चले हम वेस्ट से ही आए थे, वो जो खानाबदोश लोग आए थे वो वेस्ट से ही आए थे और धीरे धीरे यहाँ पे बसे थे आगे। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के लोग लेखन किस पर करते थे? तो ये मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी जिनके ऊपर जो सरकंडे से वो कलम बनाते थे, सरकंडे से जो नोकदार जो उनकी कलम होती थी उससे लिखते थे। फिर किलाक्सर उनकी लिपि थी, किलाक्सर लिपि में लिखते थे वो, किलाक्सर लिपि थी मेसोपोटामिया की। कील की तरह मतलब जो कील की शेप में ही अक्षरों की बनावट होती थी, तो इसलिए उसको किलाक्सर, क्यूनिफॉर्म बोलो इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म, और हिंदी में अगर बोले तो किलाक्सरी लिपि। ये मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन जो भाषा थी उसकी लिपि है। मेसोपोटामिया का समाज कैसा था? तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी एकल समाज था, ये ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते थे, एकल फैमिली था, न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें मतलब पेरेंट्स के साथ और उनके बच्चे होते थे। एक यहाँ पे मैंने वैसे पॉइंट लिख रखा है भी जो उर था, उर में कब्रिस्तान के साक्ष्य भी वहाँ पे मिले हैं, और फिर कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं कि लोग अपने घरों के में फर्श के नीचे भी शव को दबा देते थे। नेक्स्ट है, ये सामान्य जो लोगों की बात है, और जो कब्रिस्तान बनते थे, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं राजा से संबंधित, मतलब जो शासक वर्ग था या शासक वर्ग में जो वहाँ पर अधिकारी थे काम करने वाले, उनके जो कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो आम पब्लिक थी वो शवों को अपने घरों में ही दबाती थी, दफनाती थी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के किस राज्य में पशुचारक और किसान दोनों रहते थे, मतलब साथ में रहते थे, और उनके साथ आपस में हमेशा उनके झगड़े होते रहते थे, क्योंकि जो पशुचारक थे वो पशुओं को चराने जब लेके जाते थे तो किसान की फसल वगैरह खराब कर देते थे, तो जिसके कारण किसान नाराज होते थे और उनके साथ हमेशा आपस में झगड़े होते रहते थे। तो ये मारी नगर था। मारी नगर भी वो नगर है जो बाद में यहाँ के शासक होते हैं, वो एक खानाबदोश जाति के शासक मारी नगर की स्थापना करते हैं। मारी और बेबीलोन, ये दोनों शहर ऐसे शहर हैं जो एक ही टाइम पर लगभग इनका विकास हुआ था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारी के राजा का संबंध किस वंश से था, और इसका जो मारी का पतन हुआ था ये कब हुआ था? तो मारी के राजा का संबंध एमोराइट वंश से ही था, और जिस वंश से संबंध बेबीलोन के शासकों का भी है। और जिमरीलिम राजा सबसे लोकप्रिय राजा थे मारी के, और 1761 में जब बेबीलोन में हम्मुराबी का जब शासन होता है तो उस समय इसका पतन हो जाता है मारी का, क्योंकि वो वहाँ पे बेबीलोन में हम्मुराबी एक शक्तिशाली राजा थे, और वैसे इनके संबंध अच्छे थे, लेकिन इनके किसी एक राज्य पर जीतने पर लड़ाई होती है जिसके कारण फिर मारी का पतन हो जाता है मारी राज्य का। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के हथियार किस धातु के बने होते थे? तो ये कांस्य धातु के बने होते थे, तांबा और टिन से मिलाकर जो कांस्य धातु बनी होती है उससे बने होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जैसे हम अपने हड़प्पा सभ्यता की बात करते तो वहाँ भी कांस्य धातु का ही ज़्यादा मतलब उपयोग हुआ था उस समय पे, लेकिन उससे पहले बात करें तो ये जैसे पाषाण काल में पत्थर के औजार बनते थे, फिर ताम्र पाषाण का जिसमें तांबे के, फिर जैसे हड़प्पा का काल आया, जैसे मेसोपोटामिया का काल है, इसमें कांस्य लोहा धातु, फिर वैदिक काल में लोहा धातु का प्रयोग हुआ था, तो सबसे बाद में। नेक्स्ट, सिकंदर ने बेबीलोन पर विजय कब प्राप्त की थी? तो ये 331 ईसा पूर्व में की थी बेबीलोन पे। बेबीलोनिया के अंतिम असीरियन राजा कौन थे? जैसे मैंने बताया है कि जो मेसोपोटामिया था इसमें अलग अलग जो अकदी जाति थी, एमोराइट थे, असीरियाई थे, आर्मीनियन, बेबीलोन, ये सभी मतलब ऐसे बाहर से इन्होंने पश्चिम से आए थे, धीरे धीरे इन्होंने मेसोपोटामिया पे आकर यहाँ पर आए, धीरे धीरे बसे यहाँ पे रहने लग गए। तो जो असीरियन राजा थे ये अंतिम बेबीलोनिया के अंतिम शासक थे। पहले एक दो क्वेश्चन आगे है वो मैं बताऊंगी आपको। तो ये असुर बनीपाल थे जो कि 668 से 627 तक इनका शासनकाल रहता है, और उस समय जो असुर बनीपाल थे उस समय इनकी राजधानी थी निनवे। और फेमस क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भी जो बेबीलोनिया में जो पुस्तकालय बना हुआ है वो किस समय का है? तो ये कांस्य युग का है, ठीक है। बेबीलोन का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये नेबोनिडस थे, जो इससे पहले नेबोपोलासर जो शासक थे उसने ही असीरियन जो राजा थे उनका ख़त्म करके बेबीलोन में फिर ये दूसरे शासक आए थे, जिनमें
इसने असीरियाई वंश को ख़त्म किया था। और फिर ये अंतिम जो स्वतंत्र शासक थे इनके, ये नेबोनिडस थे। नेबोपोलासर और नेबोनिडस। नेबोपोलासर ने असीरिया राज्य का ख़त्म किया था और नेबोनिडस ये अंतिम बेबीलोन के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। नेक्स्ट है, बेबीलोन की किस संहिता को मानवता का पहला लिखित कानून माना जाता है? तो ये हम्मुराबी संहिता थी, जो हम्मुराबी के द्वारा लिखी गई थी। ये बेबीलोन के छठे शासक हैं जिसने बेबीलोन का मतलब ये शक्तिशाली शासक थे बेबीलोन के, हम्मुराबी। और इन्होंने पूरा विस्तार किया था बेबीलोन का। बेबीलोन की स्थापना भी हम इनके द्वारा की जाती है, जो एमोराइट वंश के शासक थे। अभी पहले हम बात करके आए हैं भी, एमोराइट वंश के शासकों ने ही मारी और बेबीलोन दोनों शहरों की स्थापना की थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में पहला लिखित महाकाव्य ग्रंथ कौन सा था? तो ये गिलगमेश महाकाव्य था, जो गिलगमेश के समय पे ही लिखा गया था। ये 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। सुमेरियन इसकी भाषा थी। ये जो हम्मुराबी की जो कानून संहिता आई थी, इससे भी पहले का लिखा हुआ महाकाव्य है ये गिलगमेश महाकाव्य। सुमेरियन और उकारियन साम्राज्य के स्थान पर बेबीलोन साम्राज्य की स्थापना और बेबीलोन नगर को राजधानी बनाया किस वंश से संबंधित था? तो ये एमोराइट वंश से संबंधित थे और हम्मुराबी इसके शक्तिशाली शासक रहे हैं बेबीलोन के। तो ये हमारे मेसोपोटामिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे और वो आदिमानव से रिलेटेड क्वेश्चन हमने जो एनसीईआरटी से ही सब कवर कर रखा। आप इनको फटाफट 2x की स्पीड में करके रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, फिर अपलोड भी नहीं होगी जल्दी से। तो ये हम बात करेंगे जो रोमन सभ्यताएं थी और कुछ क्वेश्चन इसमें, 1-2 क्वेश्चन यूनान सभ्यता का है। तो एथेंस और स्पार्टा नगरों का संबंध किस देश से था? तो ये यूनान से था, वर्तमान में ग्रीक भी बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट है, हेलेनाइजेशन का अर्थ क्या होता था? ये हेलेनाइजेशन का अर्थ होता था उस क्षेत्र का यूनानीकरण कर देना। मतलब हेलोनीज क्या होते थे? हेलेनीज उन यूनानी लोगों को बोला जाता था। और जैसे ही उस क्षेत्र में यूनानी लोग आके रहने लग जाते थे तो उस क्षेत्र का यूनानीकरण कर देना, मतलब हेलेनाइजेशन कर देना। नेक्स्ट, किस रोमन सम्राट ने सिकंदर जैसा स्वप्न भारत को जीतना देखा? मतलब उसने जैसे सिकंदर ने भारत को जीता था वैसा ही स्वप्न इसने देखा। जैसे ये फारस की खाड़ी तक पहुंचा था तब इसने ये स्वप्न देखा था, तो काश मैं भी सिकंदर जैसा जवान और शक्तिशाली होता। तो ये बातें उसने बोली थी। ये रोमन सम्राट थे राजान, ये 116 ईस्वी की बात है। नेक्स्ट है, रोम का चांदी का सिक्का था, उसका नाम क्या था? तो ये दिनारियस था। ये 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी से बना होता था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं इस चांदी के सिक्के को बंद करके, जैसे हम क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले इस सेट में कि जो सोलिडस जो शुद्ध सोने का सिक्का बना होता था वो किस रोमन सम्राट के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये इसके बाद ही, इससे पहले रोम में चांदी का सिक्का दिनारियस ही चलता था। नेक्स्ट है, रोम में एम्फोरा कहाँ पर प्राप्त हुए थे? तो ये मोटी से हुए थे, मोटी टेस्टेक्यो। ये बताते हैं कि लगभग इनकी जो संख्या थी वो 5 करोड़ के करीब थी, ऐसा मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इनका प्रयोग किस लिए करते थे? जो रोम के लोग थे वो जैतून का तेल को लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। जैतून के तेल के लिए वहाँ पर ज़्यादा जैतून का तेल होता था। रोम में साम्राज्य की स्थापना से पहले किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? साम्राज्य स्थापित करने से पहले मतलब ये गणतंत्र था वहाँ पे रोम में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। ये मान के चलो कभी यूरोप और पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्टस द्वारा 27 ईसा पूर्व में यानी BC में स्थापित की गई शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो ये प्रिंसिपेट कहा जाता है इसको। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ जाता है कई बार। रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषाएं कौन सी थी? तो ये जो रोमन साम्राज्य में 2 भाषाएं बोली जाती थी, एक लैटिन और एक यूनानी। जो कि ईस्ट के जो लोग थे, ईस्ट में जो रोमन साम्राज्य में बसे हुए लोग थे वो यूनानी बोलते थे और वेस्ट में लैटिन बोली जाती थी। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बनाने वाला सम्राट कौन था? ये कॉन्स्टेंटाइन थे, जिन्होंने कस्तुनतुनिया की स्थापना भी की थी और सोलिडस जो शुद्ध सोने के सिक्के थे वो भी चलाए थे। पहले चांदी का सिक्का था वहाँ पे दिनारियस। नेक्स्ट है पेपाइरस। ये क्या था? पेपाइरस ये पौधा था जिसके तने को यूज करके मतलब पेपर बनाए जाते थे और इन पर लिखा जाता था। उस समय पे रोमन साम्राज्य की बात हो रही है, रोमन सभ्यता की बात हो रही है। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का विकास हुआ था तो ये फर्स्ट ईस्वी के कुछ साल पहले का टाइम पीरियड और फिर इधर 1 ईस्वी के बाद के समय, फिर जैसे हम जब कस्तुनतुनिया का युद्ध होता है 1453 में, उस समय पर कस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है तो ये धीरे धीरे रोमन साम्राज्य
ख़त्म हो जाता है। तो ये पेपायरस ये पौधा था जो रोमन साम्राज्य के लोग भी इसी में लिखते थे, इसी से बने पेजों पर लिखते थे, ग्रीक में भी और मिस्र में भी। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के 3 खिलाड़ी कौन कौन थे। तो ये सम्राट, खुद सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। किस रोमन सम्राट ने सीनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी। ये गैलिनस थे, जिन्हें सेनेटर को सेना में भर्ती करने से बंद कर दिया था, क्योंकि जो सेनेटर थे वो राज्य में जो एक सेनेट एक संस्था थी राज्य में, जो राजनीतिक सलाहकार होते थे उसमें जो राजा को सलाह देते थे, और इसमें जो ज़्यादा बुजुर्ग मतलब मोस्ट ज़्यादा एज्ड लोग होते थे उसमें, तो राजा को वो सलाह देते थे। तो इसने ये सोच के इनको सेना में भर्ती नहीं किया कि कहीं एक टाइम जैसे हम आगे आने वाले इतिहासों में पढ़ा कि जिसको राजा ने मतलब अपने राज्य में अच्छा स्थान दिया तो वही कुछ समय बाद राजा की दावेदारी करने लग जाते थे। तो इसी कारण फिर इन्होंने सेना को मजबूत किया था, सेना को राजा के वफादार बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है सेनेट रोम संस्था में कौन से वर्ग को शामिल किया गया था। सेनेट जो रोम संस्था थी सेनेट, तो इसमें कुलीन वर्ग के लोग भी भर्ती होते थे, अभिजात भी, और बाद में जमींदारों को भी इसमें भर्ती किया जाने लगा, मतलब स्थान दिया जाने लगा सेनेट में। ये राजनीतिक सलाहकार एक सभा होती थी सेनेट की। रोम के शहरों में मनोरंजन शो स्पेक्टुला वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था, मतलब साल में कम से कम 176 डेज तो ये मनोरंजन के लिए होता था शहरों में, रोम के शहरों में मनोरंजन के लिए। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी। ये डैन्यूब, राइन, फ्रात, ये नदियाँ रोमन साम्राज्य की थी। रोमन साम्राज्य जो था वो बहुत दूर तक फैला हुआ था, मतलब 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य था ये तो। नेक्स्ट सोलिडस शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने वाला रोमन सम्राट कौन था। तो ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। मैंने ओरली इसको बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसको कमेंट में बताना। और आप कमेंट किया करो भाई, जो क्वेश्चन मैं बोलती हूँ कि इसका कमेंट करके आंसर देना, प्लीज़ कमेंट किया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, समझ आता है कि भाई हाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और देखते भी हैं। नेक्स्ट है ये हम बात करेंगे पुनर्जागरण में। पुनर्जागरण काल में जब लोगों का ज्ञान बढ़ा, लोगों को ज्ञान आया, वो कैसे आया, वो बुक्स के माध्यम से आया। तो जो बुक्स उस समय पे लिखी गई थी जिसके कारण पुनर्जागरण लोगों में जागृति आई, लोगों ने बुक्स को पढ़ा और नॉलेज हुई, शिक्षा का विकास हुआ। तो ये जो बुक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी बुक्स हैं और इनसे क्वेश्चन कई बार स्टेट में आया हुआ भी और कुछ चेंज करके भी आ सकता है। तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बुक्स लिखी है जो एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी से बाहर मैंने एक पॉइंट भी इसमें ऐड नहीं किया है। तो सभी की सभी बुक्स मैंने एनसीईआरटी से ही लिया। द कैंटरबरी टेल्स ये जेफरी चौसर ने लिखी थी 1390 में। ये बुक्स हैं और ये राइटर्स के नेम है। द प्रिंस ये निकोलो मैकियावेली ने लिखी थी। इसमें द प्रिंस में इसने राजाओं के बारे में लिखा, अभी राजा कैसा होता था, राजा को कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसने इसमें लिखी हुई हैं। यूटोपिया ये सर टॉमस मुर के द्वारा लिखी गई है, जो कि इंपॉर्टेंट बुक है मुर। डिवाइन कॉमेडी ये दांते के द्वारा लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये सभी, इनको आपने छोड़ना नहीं है, ये सभी एनसीईआरटी से ही हैं। फिर है ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ये मनुष्य की गरिमा पर व्याख्यान, ये पिको देला मिरांडोला ने लिखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। नेक्स्ट द बुक ऑफ कोर्टियर ये बाल्थासार कास्टिलियोनी ने लिखी थी, कास्टिलियोनी ने। इंपॉर्टेंट बुक है ये सभी एनसीईआरटी से ही हैं, कहीं ये सोचो कि मैम ने कहीं से लिखो दी उठा के। 95 थीसिस ये मार्टिन लूथर ने लिखी थी। बाइबल का जर्मन में अनुवाद भी इसने किया था, मार्टिन लूथर ने। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जर्मन अनुवाद बाइबल का किसने किया, तो मार्टिन लूथर ने किया था। नेक्स्ट है ऑन एनाटोमी ये एंड्रियास वेसेलियस ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट बुक है ये। मतलब उस समय जो पुरुष और महिलाओं को कैसा होना चाहिए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति उनकी भावना कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें उसमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपिया मैथमेटिका ये आइजैक न्यूटन ने लिखी है। नेक्स्ट कुछ चित्रकार हैं और उन्होंने जो चित्र बनाए हैं ये मैंने लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनके आगे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। लियोनार्डो दा विंची ये इंपॉर्टेंट चित्रकार था यूरोप का, तो इसने द लास्ट पर चित्र बनाया और मोनालिसा। नेक्स्ट है माइकल एंजिलो ये सिस्टीन चैपल की छत पर इसने कौन सा चित्र बनाया था, द पाइटिया, द पाइट।
नेक्स्ट है ड्यूरर ने कौन, चित्रकारी की बात हो रही है तो कौन सा चित्र बना था, ये प्रार्थना रथ हस्त बनाए थे, जैसे हाथ जब हम प्रार्थना करने के लिए दोनों हाथ जोड़ते हैं तो ऐसे चित्र बनाया था उसने। नेक्स्ट है फिलिपो ब्रूनेलेसी ने क्या बनाया, फ्लोरेंस जो कि कहाँ का शहर है, ये आप पहले भी लास्ट क्वेश्चन उसमें लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया फ्लोरेंस शहर का संबंध किस देश से, तो आप इसको कमेंट करके बताना आपने किया था नहीं, वहाँ से पता है या नहीं आपको। ये फ्लोरेंस में गुबंद का जो निर्माण, गुबंद उस के चित्र थे जो वो किसने बनाए थे, ये फिलिपो ब्रूनेलेसी ने बनाए थे। नेक्स्ट है ये कुछ आविष्कार हैं और किसने कौन सा आविष्कार किया ये लिखे हुए हैं। इन्होंने शरीर क्रिया विज्ञान जो कि डाइसेक्शन यानी चीर फाड़ के का सबसे पहला मतलब इसने ये काम किया था और इस में आविष्कार किया था इस क्षेत्र में, शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में। तो एंड्रियास वेसेलियस थे जिसने ओन एनाटॉमी भी बुक लिखी हुई है। नेक्स्ट है गेर हार्डर्स, ये मर्केटर, इसने क्या बनाया था, एक सिलेंड्रिकल मैप बनाया था अर्थ का, सिलेंड्रिकल मैप, जिसके कारण जो नौवहन था हमारा समुद्री नौवहन, इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया था, क्रांतिकारी चेंजिंग आए थे जिसके कारण जो नाविक थे उनको समुद्र के रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया था। तो ये सिलेंड्रिकल मैप किसने तैयार किया था, ये गेर हार्डर्स मर्केटर ने किया था। फिर विलियम हार्वे ने क्या आविष्कार किया, ब्लड सर्कुलेशन का, जो हृदय को ब्लड का जो परिसंचरण होता है उसकी खोज किसने की है, विलियम हार्वे ने की थी। फिर ये 2 पॉइंट हैं, ये मैंने जो एनसीईआरटी हमारे स्टेट का ओल्ड एग्जाम था वहाँ से लिया है। हेलमाउंट ने कार्बन डाइऑक्साइड और कोर्डस ने ईथर। तो ये सभी के सभी जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं ये सभी एनसीईआरटी से हैं, प्लीज़ आप इनको 2x की स्पीड पर देख लेना, और इम्पोर्टेंट ही मैंने वहाँ से उठाया है एनसीईआरटी से। तो कमेंट करके बताना आपको कंटेंट कैसा लगा, और जो नेक्स्ट के जो टॉपिक हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के बचे हैं उनको नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में हम उनको कवर कर लेंगे। एक कल मिल जाएगी आपको, एक नेक्स्ट डे मिल जाएगी, तो ये लंबी वीडियो हो जाती है अगर मैं सभी टॉपिक्स को इसी में करती। तो आप कमेंट करना, बताना आपको कैसा लगा और कितना हेल्प कर पा रही हूँ मैं आपकी। प्लीज़ कमेंट किया करो भाई, सब जो क्वेश्चन मैं बीच में बोलती हूँ कि इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताना, कोई आंसर नहीं बताता तो आंसर दिया करो। जो क्वेश्चन बीच में हम ओरली बोलते हुए आते हैं, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।